हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन को कवर कर लिया है। साथ में मिरर कितने टाइप के होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था मिरर रूल्स कि कौन सी रे किस पाथ से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं और जो रे रूल्स थे वो आपको पता है कि कितने इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपने याद कर लिए हैं। ओके, तो आज अपनी आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मिरर रे डायग्राम्स की। देखो, लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी उसमें मेन टॉपिक ये था कि अगर आपके पास कोई मिरर है तो कोई रे आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो रे कहाँ से जाएगी ये हमने देखा था। आज जो हम रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा रेस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर इमेज फॉर्म होगी। वो इमेज किस साइज की होगी, ओके, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, साथ में किस नेचर की होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं अपने कॉनकेव मिरर की। देखो, प्लेन मिरर का रे डायग्राम कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर पूछा भी जाए तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि रे अगर नॉर्मली आ रही है प्लेन के तो वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी, और अगर किसी एंगल पर आ रही है तो उसी एंगल पर वापस जाएगी, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो वो हम देख चुके हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। ओके, कॉनकेव मिरर में देखो हमारे पास ना 6 पोजीशंस होती हैं। ये 6 पोजीशंस क्या है? आप मिरर से कितनी डिस्टेंस पर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो, इससे उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कितनी बड़ी होगी या छोटी होगी, इमेज बनेगी भी या नहीं, रियल होगी या वर्चुअल होगी, इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, ये सब इस पोजीशन पर ही डिपेंड करता है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की तो हमारे पास ऐसे 6 पोजीशंस पॉसिबल है जहां पर हम अगर अपने ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस मिलेंगी। ओके, अब क्योंकि देखो 6 पोजीशंस है तो 6 डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आएगी। उन सब को क्या हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली रख सकते हैं। और उनको याद कैसे रखना है पहले वही देख लेते हैं, उसके बाद रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर हमारे पास ये है एक कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में ये हमारे पास हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और इस मिरर का एग्जैक्टली मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? पोल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ठीक है, अब इस मिरर की अगर हम बात करें तो इसके पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करता है। ओके, अब सी और पी के एग्जैक्टली मिड में क्या हमें मिलता है? फोकस। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोकस। ओके, अब यहाँ पर 6 डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस कौन सी हैं? देखो, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है,
ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि वो इस एक्सिस पर जहां पर भी होगा हम उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, लेकिन अगर वो इस एक्सिस के बियॉन्ड रखा है, इस एक्सिस पर नहीं है, इससे आगे कहीं पर रखा हुआ है जहां तक हम एक्सिस ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम बोल देते हैं इंफिनिटी। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है इंफिनिटी। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन होती है हम यहीं से काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन है जहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। कहां पर? इंफिनिटी पर। दूसरा, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स आएंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड पॉइंट सी, यहाँ पर मान लो हमने एक पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, अगर हम इस पोजीशन पर अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये हमारी हो जाएगी दूसरी पोजीशन। ठीक है। तीसरा, हम एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारी थर्ड पोजीशन। फोर्थ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसको हम फोर्थ पोजीशन कंसीडर करते हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई ऑब्जेक्ट की फोर्थ पोजीशन। फोकस हो गया हमारे पास फिफ्थ पोजीशन। एंड अगर आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखते हो कितनी भी डिस्टेंस पर, बट वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है, तो वो हो जाएगी सिक्स पोजीशन। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो रेड से हमने यहाँ पर डिनोट किया है, रेड कलर से, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो नंबर्स क्या बता रहे हैं? पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, बात कर लेते हैं इमेज कहाँ कहाँ पर बनने वाली है यहाँ पर। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पर, तो जो इमेज बनेगी वो बनती है फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन पर, इनफाइनाइट पर, तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी? वन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फर्स्ट पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, उसके लिए इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पर आप क्या रख रहे हो अगर अपने ऑब्जेक्ट को, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर भी बन जाएगी, लेकिन होगी इन दोनों के बीच ही। ओके। तीसरा, अगर आपको ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी यहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज बनती है इनफाइनाइट पर। ओके। और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो ये जो मिरर है इसकी बैक साइड में बनती है, मतलब यहाँ कहीं एक्सिस पर। ठीक है, मिरर की बैक साइड में एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी वो इमेज फॉर्म हो जाएगी, बट होगी बैक साइड में। ओके, तो ये हमारे पास जो सिक्स पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, उसके लिए जो इमेज आएगी वो यहाँ आएगी। ओके, यहाँ पर जो ग्रीन कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशंस ऑफ द इमेज। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं? टेबल बना लेते हैं। पोजीशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम पोजीशन नंबर मेंशन कर लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा है, और यहाँ पर उसकी नेचर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर साइज। क्लियर है? ओके।
तो यहाँ अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन की, जब इमेज कहाँ होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा फर्स्ट पोजीशन पर, तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज स्मॉल साइज। स्मॉल साइज को हम और क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। ओके, जब हम यहाँ पर सेकंड पोजीशन की बात करेंगे वो भी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी स्मॉल होगी, मतलब डिमिनिश्ड। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ आपके पास जो इमेज बनेगी उसको आप पॉइंट साइज भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ जो इमेज होगी वो स्मॉल होगी लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा छोटी होगी, लाइक अ पॉइंट, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, पॉइंट साइज। जो सेकंड सिचुएशन होगी उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट साइज से छोटी इमेज बनेगी, लेकिन वो पॉइंट साइज की नहीं होगी, उससे थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में छोटी रहेगी। नेक्स्ट, थर्ड पोजीशन के लिए अगेन रियल इन्वर्टेड, बात करें साइज की तो ये हमारे पास सेम साइज की बनती है। ओके, नेक्स्ट रियल इन्वर्टेड बिग साइज। ओके, जिसे हम और क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। फिफ्थ पोजीशन के लिए हमारे पास जो इमेज आएगी वो उसकी नेचर कैसी होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, फोकस पर, तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर। ठीक है, और क्योंकि इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी तो फर्स्ट थिंग, वैसे तो वो मैग्नीफाइड होती है, लेकिन क्योंकि वो इनफाइनाइट पर बन रही होती है तो हम उसको और क्या लिख देते हैं यहाँ पर, नो इमेज। ओके, ये मैं करेक्शन आपको बता देती हूँ, हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें पहले यहाँ पर बिग इमेज लिखा हुआ रहता था कि हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है, लेकिन अब क्या कर दिया है, उनका रीजन ये है कि क्योंकि इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है, ओके, तो हम उसको नो इमेज की कैटेगरी में रख के चलेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आपके पास अगर बिग साइज का ऑप्शन है, नो इमेज का नहीं है, तो आप बिग साइज का ऑप्शन रख सकते हो, लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है उसमें नो इमेज भी दिया हुआ है और बिग साइज भी, तो आपको किसके साथ जाना है, नो इमेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो सिक्स पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर बनती है, बिहाइंड दी कॉन्केव मिरर, यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। और ये कैसी होती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पोजीशन को हमेशा याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, और यहाँ पर जो आपको इमेज मिलेगी उसका जो साइज होगा वो भी कैसा होगा, बिग साइज। मैग्नीफाइड, इसी को हम एक और वर्ड से मेंशन कर सकते हैं, एनलार्ज्ड। ओके, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये सिक्स पोजीशंस आ गई। हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम जब कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं, तो डेंटिस्ट करेंगे, ठीक है, और कौन करता है, हमारे पास जो शेविंग मिरर्स होते हैं उसमें भी हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या बता सकते हो कि इन सिक्स में से किस पोजीशन पर हम इन दोनों केसेस में अपने मिरर को अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा
उसको हम मिरर से कितनी डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं? 6 पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ। डेंटिस्ट के केस में और जो आपके पास शेविंग मिरर्स होते हैं उनके केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करते हैं? बिटवीन फोकस एंड पोल। इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी इमेज हमें दिखाई देती है। ओके, बाकी सब में उल्टी दिखाई देगी। यही एक केस है जिसमें हमें सीधी इमेज मिलेगी। ओके, और साथ में मैग्नीफाइड होती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, ये हमें पता चल गया है। अब देखो, इससे पहले तक हमें सिर्फ इतना पता था कि जो कॉनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज फॉर्म कर सकता है। अब हमें ये पता चल गया है कि रियल कब कब फॉर्म करेगा और वर्चुअल कब कब फॉर्म करेगा। तो अगर आपसे बहुत ज्यादा जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉनकेव मिरर किस किस टाइप का किस किस टाइप की नेचर की इमेज ड्रॉ कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, तो आप अभी तक हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास तक वहां से आंसर कर सकते हैं। और अगर उन्होंने एग्जैक्ट पोजीशन ही पूछ ली कि वो पोजीशन ही बता दो, एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ होना चाहिए बिटवीन सी एंड एफ और बिटवीन एफ और पी, तो वो आप यहाँ जो हम आज क्लास में पढ़ रहे हैं यहाँ से आप इंफॉर्मेशन को फिर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? अब पोजीशन का तो हमें पता चल गया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इमेज कहाँ बनेगी। अगर वो आपसे पूछ ले कि ठीक है इमेज यहाँ बन रही है लेकिन हमें रे डायग्राम के थ्रू बना कर दिखा दीजिए, देन आपको वो इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, इनके रे डायग्राम्स बना लेते हैं, क्योंकि 6 पोजीशन है तो हमारे पास कितने रे डायग्राम्स आएंगे? 6। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? इनफाइनाइट पर। और हमेशा याद रखना जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो जो रेज आएंगी उससे वो हमेशा पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है? जो रेज आएंगी वो हमेशा कैसी होंगी? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है? ये एरो जरूर मेंशन करने हैं जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे। जब आप ये कॉनकेव मिरर बनाओगे तो इसकी एक सरफेस को पॉलिश्ड जरूर दिखाना है, ताकि जो चेक कर रहा है उसको ये पता चले कि हाँ, आप मेंशन कर रहे हो कि इस साइड पर हमें रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, इस फ्रंट साइड पर मिलेगा। ठीक है, साथ में एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल मेंशन करना है। ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आप जानते हो, ये उसे बताना है। और ये उसको कैसे पता चलेगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा? जब आप इसको मेंशन करके आओगे। ओके, तो जब आप कॉपीज में लिख रहे हो आपको जितना पता है वो जब तक आप लिखोगे नहीं, शो नहीं करोगे, तब तक जो चेकिंग कर रहा है उसको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो जितना भी आप लिख रहे हो बहुत अच्छे से लिखो, क्लियरली लिखो, और जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है कि वो सही है वो वहां मेंशन जरूर करो। ओके, अब यहाँ पर हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे रे रूल्स, उसमें था कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? दोनों फोकस से जाएंगी। ये यहाँ पर हमारा फोकस है, ठीक है, दोनों फोकस से जा रही है। और जब ये देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वहां पर हम सिर्फ एक पॉइंट ही बना सकते हैं। ये हमारा फोकस है, यहाँ हम सिर्फ एक पॉइंट ही बना सकते हैं। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? हमारी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो इमेज है वो कैसी है? पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, एक और चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हो, इस साइड में आपके पास जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सब कैसी होंगी?
रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होंगे। और इस साइड मतलब बैक साइड में जितनी भी इमेजेस बनेगी मिरर के बैक साइड में, तो वो कैसी होंगी, वर्चुअल। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होता है, ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ पर रखना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास हो गया पोल, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ अपना फोकस ले लेते हैं, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी हाइट है। ओके, ए बी लिख देते हैं इसको, ए बी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहां से जो रेज आएंगी, कैसे कैसे आ सकती है रेज, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ सकती है, हाँ बिल्कुल आ सकती है। तो ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो आपने ना यहाँ पर जितने भी रे रूल्स पढ़े थे, जहां जहां से रेज जा सकती थी, उनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे, ठीक है। और उनको यूज करके आपको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, इमेज को। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वापस कहाँ से आएगी, फोकस के थ्रू, है ना। एक और रे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो एक रे आ रही है और वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। ओके, फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। अब देखो ये दोनों रेज जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ओके, यहाँ से ये वाली रे आई थी और ये यहाँ से गई है, ये रे यहाँ से आई थी और ये इस पाथ से गई है। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये रे तो अभी आ ही रही है, रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हुआ इसका, ठीक है। ये वाली रे तो अभी आ ही रही है, रिफ्लेक्शन के बाद तो ये गई है, और ये वाली रे और ये वाली रे सिर्फ यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ इस पॉइंट पर इमेज बनेगी, ठीक है। उसकी हाइट क्या होगी, जहां जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से कनेक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगी, इमेज। यहाँ देखो आप सिर्फ एक पॉइंट ही ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पर आप एक लेंथ ड्रॉ कर पा रहे हो। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये इन्वर्टेड होगी तो इसका बी इस साइड होगा और ए इस साइड होगा, इन्वर्टेड। ओके, तो यहाँ पर भी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, देखो ऑब्जेक्ट की हाइट के अकॉर्डिंग तो छोटी है, मतलब स्मॉल साइज की होगी। जिस साइड फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड आपको इमेज मिल रही है, तो कैसी होगी, रियल होगी। ओके, नेक्स्ट रे डायग्राम, इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ओके, ये हमारे पास पोल, ये फोकस ले लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस बार इसी के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, अगेन ए बी, ए बी ऑब्जेक्ट है और किस पॉइंट पर रखा है, सी पॉइंट पर रखा है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके,
क्या करना है? अगेन पहली रे आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से। क्लियर है? दूसरी रे आप कहाँ से पास करा सकते हो? फोकस से। ये जो रे डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, ये रे डायग्राम हमेशा, स्पेशली जब एग्जाम में करोगे, स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करना, ठीक है? अब ये जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां हमें क्या मिल जाएगी? इमेज। ओके। और इस बार आप नोटिस करो कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो इमेज हाइट के लगभग इक्वल है, राइट? तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि सेम साइज की इमेज मिलेगी। दूसरा किस पॉइंट पर मिलेगी? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं आपको ऑब्जेक्ट रखा था, वहीं आपको इमेज मिलेगी, बट अगेन इन्वर्टेड होगी तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? बी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इस बार हमें अपना जो ऑब्जेक्ट है कहाँ प्लेस करना है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से, राइट? दूसरी रे कहाँ से पास करा सकते हैं? फोकस से। जैसे हमने अभी फोकस पर इंसिडेंट कराई है रे को, आप पोल पर भी करा सकते थे। पोल पर अगर हम इंसिडेंट कराते तो वो फिर पोल से ही सेम एंगल ड्रॉ करते हुए वापस चली जाती, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती, ठीक है? लेकिन उसी पाथ से नहीं, दूसरे पाथ से, ठीक है? लेकिन उसमें क्या रहता है कि आपने जो एंगल ड्रॉ किया है वो एग्जैक्टली सेम लेना होता है जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है, ठीक है? तो अगर आप वो सही से कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपली फोकस से पास करा दो, एज सिंपल एज दैट। ओके। तो जहाँ रेज इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हमें हमारी इमेज मिल जाएगी, मतलब यहाँ पर। और ये जो इमेज है ये कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ इमेज साइज की कंपैरिजन में छोटा है, इमेज बड़ी है बट अगेन इन्वर्टेड होगी तो बी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी? मैग्नीफाइड। ओके। ओके। नेक्स्ट, इस बार हमें कहाँ पर रखना है अपना ऑब्जेक्ट? फोकस पर। फोकस यहाँ ले लेते हैं और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट इसी के ऊपर रखा है, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, फोकस पॉइंट के ऊपर रखा है। एक रे जो कि कैसे इंसिडेंट होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चली जाएगी? फ्रॉम फोकस। ओके। दूसरी रे आप कहाँ से पास करा सकते हो? पोल से पास करा सकते हो।
ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पोल से सेम एंगल ड्रॉ करते हुए जाएगी। अब आप इसको ना चाहे जितनी दूर तक ले जाओ, चाहे जितना मिलाने की कोशिश कर लो, ये रेज आपको कहीं पर भी मिलती हुई नहीं दिखाई देंगी। ओके, और मिलती हुई नहीं दिखाई देंगी। देखो फर्स्ट थिंग यहाँ पर हमने बोला था कि ये वाली जो रे आएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल ड्रॉ करते हुए वापस चली जाएगी। ये वाली जो रे है ये आप लास्ट वाले केस में भी यूज कर सकते थे। ओके, हमने वहां पर नहीं की है बट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये वाला पॉइंट ऐसा है, ये वाली पोजीशन ऐसी है, जब आप इस पर किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब उसकी जो इमेज पोजीशन है आप उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर मेंशन नहीं कर सकते, कहाँ पर बन रही होगी वो, इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन ऑफ नो इमेज। यहाँ जो रेज जाएंगी वो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। ठीक है, जब भी रेज एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी तो हमें कोई इमेज नहीं मिलेगी। ओके, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इमेज इनफाइनाइट पर होगी। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है एंड लास्ट केस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट केस, क्योंकि ये बाकी सबसे डिफरेंट है। और आपको पता है कि जो बाकी सबसे डिफरेंट होता है वैल्यूएबल तो वही होता है, राइट। तो ये वाले केसेस भी यूजलेस नहीं है, बट सिक्स एंड लास्ट जो केस है हमारे पास वो बाकियों की कंपैरिजन में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास फोकस, मेक श्योर करना है सारे केसेस में कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर भी ले, लेकिन जो आपका फोकस है वो सी और पी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की एग्जैक्टली मिड में होना चाहिए। ओके, ताकि आपका जो रे डायग्राम है वो सही बन जाए। इसमें क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। मान लो यहाँ लाई कर रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ से एक रे हम पास कराएं अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो यहाँ पर आपका जो ये वाला रे रूल है वो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो इसके आगे फोकस है ही नहीं, है नहीं, तो वो वापस किस पर इंसिडेंट हो जाएगी, ऑब्जेक्ट पर जाकर इंसिडेंट हो जाएगी रे। ठीक है, जब वापस जाएगी फोकस तक नहीं जा पाएगी। आप सीधी सी बात सोचो, आप एक क्लोज रूम में हो और उस पर, उसमें आप जब लाइट रेज डालते हो तो क्या वो वॉल्स को क्रॉस करके रूम के बाहर चली जाती है, नहीं। हाँ, अगर उसके पास कोई जगह है, खाली है, वहां से होकर वो जा सकती है बाहर, लेकिन वॉल्स को क्रॉस करके नहीं जाएंगी, राइट। वैसे ही यहाँ पर जो रेज आ रही है वो जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको क्रॉस करके नहीं जाएगी, उससे पास नहीं हो सकती। यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये वाला रूल हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, क्या हम पोल पर इंसिडेंट करा सकते हैं, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, तो करा देते हैं। ये हमारी रे आ गई किस पर, पोल पर। पोल पर आई है तो वापस भी जाएगी सेम एंगल पर। ओके, दूसरा रे रूल कौन सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम आपको दो रे रूल यहाँ पर यूज करने होते हैं। दो से ज्यादा कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब दो से ज्यादा करते हो तो वहां पर स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। तो दो मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, दो रूल आपको यूज करने ही करने। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मान लो रे इंसिडेंट हो रही है और आप इसको पीछे जब एक्सटेंड कराते हो तो आप देखते हो कि ये पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो ए बी है उससे बहुत सारी रेज आ रही थी। हमने एक रे को देखा जो किस तरह आ रही है कि जब हमने इसको पीछे की साइड एक्सटेंड किया तो किससे पास होती हुई दिखाई दे रही है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, पीछे की लाइन डॉटेड बना देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो रे है उसी पाथ से वापस चली जाएगी, राइट। उसी पाथ से वापस जाने का मतलब है इसी पाथ से वापस जा रही है, ठीक है। कुछ इस तरह आई थी और अब इसी पाथ से वापस जा रही है। क्लियर है। क्या ये दोनों रेज एक दूसरे से आपको कहीं पर मिलती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, एग्जैक्टली तो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। रेज को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो भी कहीं एक दूसरे से मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इनको पीछे एक्सटेंड करना स्टार्ट करो, पीछे एक्सटेंड करना जब आप स्टार्ट करोगे तो ये आपको एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे, और जहां इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहीं हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज। मतलब ये, ओके। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि ये वाली जो इमेज जैसा हमने मेंशन किया था, जो मिरर है उसके बैक साइड में बनेगी, दूसरा वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट भी होगी। तो इस बार ये आपको सीधी इमेज मिलेगी, वर्चुअल है बट इरेक्ट है, ओके। दूसरा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़े साइज की है, मतलब मैग्नीफाइड भी है। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, ऐसा इस बार क्या हुआ है कि ये वाली जो इमेज है इसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल, और इससे पहले जो हमने बनाई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रियल। क्योंकि इस इन केसेस में जब रे आई थी उन्होंने एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, ठीक है। जब वो अपने एक्चुअल पाथ से जा रही थी तब वो एक पॉइंट पर ऐसे पर मिली थी एक दूसरे से, जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, और उस पॉइंट पर हमें इमेज मिली। यहाँ पर अगर आप इस केस में देखो तो एक्चुअल पाथ तो इनका ये वाला था, ये इस डायरेक्शन में गई है, एक रे इस डायरेक्शन में गई है, दूसरी रे इस डायरेक्शन में गई है। मिरर के पीछे तो कोई रे जा ही नहीं सकती, ठीक है। तो जब मिरर को क्रॉस करके उसकी बैक साइड में कोई रे जा ही नहीं सकती तो एक दूसरे से मिलेंगी कैसे, इमेज कैसे फॉर्म होगी। लेकिन अगर हम इनको एक्सटेंड करके देखें, एक इमेजिनेशन क्रिएट करें, हम यहाँ इनको एक्सटेंड करके देखें तो ये अपीयर जरूर हो जाएंगी, एक्चुअली में मिल नहीं रही है, बस ये हमारे करने से ही मिलती हुई दिखाई दे रही है, खुद से कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जब हमें वो अपीयर हो, एग्जैक्टली नहीं मिल रही है वो, बस हमने क्योंकि उसको एक्सटेंड कर दिया है इसलिए वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। एक्चुअल पाथ उन रेज का वो वाला नहीं था। तो ऐसा केस जब भी आएगा हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, और यही हमने फर्स्ट क्लास में इसमें जो डिफरेंस है वो पढ़ा था, और ये इम्पोर्टेंट केस है। यही केस किस में यूज होता है, तो जो डेंटिस्ट है वो यूज कर रहे होते हैं जो मिरर, उसमें ये सिनेरियो रहता है, और जो आपके सेविंग मिरर होते हैं उसमें भी यही सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी केस दे दिया जाए और बोले कि यहाँ पर जो रे डायग्राम बनेगा, जो पॉसिबल रे डायग्राम है इमेज को ड्रॉ करने के लिए, वो बना दीजिए, वो ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको ये एज इट इज ड्रॉ कर देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ओके। इसलिए भी जो रे रूल्स हैं, रे डायग्राम्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें आपको
एज इट इज उनको ड्रॉ करना होता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? ये डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं, हमेशा स्मॉल साइज की इमेज बनाएंगे। ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा सा सिंपल केस यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ सिर्फ दो ही पोजीशंस पॉसिबल होती हैं। अब देखो, जब ये रेज मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो रेज है, पहले वाली जो रे है और जो दूसरे वाली रे है, वो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये देखो यहाँ पर, ये वाली रे यहाँ से आई थी, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ये रे यहाँ से आई थी, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है। फर्स्ट थिंग ये देखो, जो रेज हैं वो आपको अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है। एक दूसरे से ही कभी इंटरसेक्ट करेंगी क्या कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? नहीं, कभी नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इनको पीछे एक्सटेंड करो तो आपको ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगी, और ये जो पॉइंट होता है ये कौन सा है? फोकस। मतलब ये वही रे रूल है जो हमने पढ़ा था कि अगर रे आपके पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से। इस बार थोड़ा सा सिचुएशन ये चेंज हो गया है कि वो एक्चुअली फोकस से नहीं जा रही है, अगर हम एक्सटेंड करें तो हमें वो जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, एक्चुअली में नहीं जाएगी। ओके। बात करें यहाँ पर इमेज की, क्या यहाँ पर आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से किसी हाइट पर है? नहीं, एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है। हम यहाँ सिर्फ एक डॉट ही ड्रॉ कर सकते हैं एज अ इमेज, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? पॉइंट साइज। ठीक है। क्योंकि जो इमेज है वो जो मिरर है उसकी पॉलिश्ड जो सरफेस है उसकी साइड बना है। ओके। तो ये जो इमेज है कैसी होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। कब है ये? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है? एट इंफिनिटी। क्लियर है? सेकंड सिचुएशन, आपके पास यहाँ पर अगेन एक मिरर है। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, और यहाँ पर फोकस। ठीक है। इस बार हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है। प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मान लो वो यहाँ पर है, ये ए बी। ओके। अब फर्स्ट थिंग हम क्या करा सकते हैं? एक रे पास करा सकते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके। और एक रे इंसिडेंट करा सकते हैं पोल पर।
जो रे पोल पर इंसिडेंट होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? पोल सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल ड्रॉ करते हुए जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है बीच में ये सेम नजर आना चाहिए। और दूसरी कहाँ से जाएगी? फोकस से। एग्जैक्टली फोकस से नहीं जाएगी बट हाँ जाती हुई दिखाई देगी अगर आप डॉटेड लाइन की टर्म्स में इसको ड्रॉ करते हो तो। ये रे यहाँ से गई पीछे, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो तो आपको नजर आएगा ये कहाँ से पास हो रही है? फोकस से। ठीक है, यहाँ पर मैं इस वाले एंगल की बात कर रही थी। ये एंगल और ये वाला जो एंगल है वो लगभग सेम आपको नजर आनी चाहिए। ओके, परफेक्ट। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस रे को भी पीछे एक्सटेंड करा के देख लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि पीछे की साइड हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो बैक साइड में जो भी इमेज का पार्ट जा रहा है, सॉरी जो रे का जितना भी पार्ट जा रहा है उसको हम डॉटेड रखेंगे। और अब ये डॉटेड लाइन दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां हमारे पास क्रिएट हो जाएगी इमेज। वर्चुअल होगी मतलब डायरेक्ट भी होगी। और यहाँ आप कंपैरिजन कर सकते हो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज को, कैसी है? स्मॉल साइज की है मतलब डिमिनिश्ड, बट पॉइंट साइज नहीं है। ठीक है, क्लियर है? एक्चुअल पाथ ये था, पीछे इसको एक्सटेंड किया है तो ये दोनों रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, हमें यहाँ पर इमेज मिल गई। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा कैसे बन सकता है। पोजीशन ये दो ही पॉसिबल है। फर्स्ट थिंग, कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ आपके पास जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इंफिनिटी पर, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी? फोकस पर। पॉइंट साइज थी बट फॉर्म तो हुई थी। जब आप इंफिनिटी से मिरर की साइड चलते हो ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हुए, मतलब इनफाइनाइट से इस पॉइंट पर रखा, देन इस पर, देन इस पर, अल्टीमेटली आप किधर आ रहे हो? पोल की साइड आ रहे हो। ठीक है, तो जब आप पोल की साइड आओगे इनफाइनाइट से तो आपकी जो इमेज है उसकी पोजीशन कहाँ आएगी? फोकस से पोल की साइड में। आपका ऑब्जेक्ट किस साइड मूव कर रहा है? देखो ये ना इमेजिन करके देखना, समझ आ जाएगा। इनफाइनाइट से इस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। उस सिचुएशन में जो आपकी इमेज पोजीशन है, इमेज पोजीशन वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। पहले जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पर। अब क्योंकि वो इनफाइनाइट से थोड़ा आगे आ गया है तो जो इमेज है वो भी फोकस से थोड़ी इस साइड शिफ्ट हो गई है, इधर बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, बनेगी हमेशा। ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इस केस में जो आपकी इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है? हमेशा कहाँ फॉर्म होगी? ऑलवेज एट फोकस। और यहाँ पर ऑलवेज बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज form when a object is placed between the pole and focus of a concave mirror। concave mirror की बात कर रहे हैं और आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा है? बिटवीन पोल एंड फोकस। कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं?
कौन सा रे डायग्राम यहाँ ड्रॉ करेंगे? एट 6 पोजीशन। 6 पोजीशन के लिए आपके पास जो रे डायग्राम था वो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा है? 6 पोजीशन पर। किस मिरर में? कॉनकेव मिरर में। मतलब जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है, वही चीजें आप पूछ रही है। तो ये आपके पास एक वे रहेगा जैसे आपको वो पूछ सकते हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट है अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मिरर। ओके, तो देखो यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें कॉन्वेक्स मिरर में भी मिल सकती है और कॉनकेव में भी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? कॉनकेव में हमारे पास जो इमेज आती है जो कि वर्चुअल भी होती है और इरेक्ट भी, वो हमेशा मैग्नीफाइड होती है। कॉनकेव मिरर में, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है उसी से आप इसका रिकैप ले सकते हो। इसमें हमारे पास जो 6 पोजीशन होती है, ठीक है, जो इस केस में आप ड्रॉ करोगे वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एट द सेम टाइम मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। वहीं आप जब कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हो तो उसमें एक केस में तो हमारे पास वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और प्लस में पॉइंट साइज होती है, मतलब डिमिनिश्ड। और दूसरे केस में स्मॉल साइज होती है, मतलब पॉइंट साइज से थोड़ी बड़ी। क्लियर है? मतलब कॉन्वेक्स मिरर में दोनों ही केस कौन से रहते हैं? डिमिनिश्ड इमेज वाले। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज चाहिए तो आप कौन सा मिरर यूज करोगे? कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर of 10 centimeter focal length. What will be the distance of the object from the mirror? कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या किया है? इनको एक इरेक्ट इमेज चाहिए। अगेन कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज अगर आपको चाहिए तो कितनी पोजीशन है हमारे पास जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं इरेक्ट इमेज के लिए? एक ही पोजीशन है। कहां पर? बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर रहना चाहिए? बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। फोकस कितनी डिस्टेंस पर है? 10 सेंटीमीटर पर मिरर से। मिरर से 10 सेंटीमीटर पर है तो पोल से भी 10 सेंटीमीटर पर ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट शुड बी, अगर हम इन ऑप्शंस में से देखें, ठीक है, वैसे ही हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, बट अगर हम इन ऑप्शंस की टर्म में देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट लेस देन 10 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। जब आपके पास एक कॉनकेव मिरर होता है, ये आपके पास पोल है, ये आपके पास फोकस है। इन्होंने दिया है कि जो फोकस है वो 10 सेंटीमीटर पर है, तो ये कौन सी डिस्टेंस बता रहे हैं? ये वाली डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। पोल 0 पर होता है, पोल 0 सेंटीमीटर पर है। मान लो यहाँ पर आपके पास आ गई पोजिशन 5 सेंटीमीटर, ये कौन सी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए? इस डिस्टेंस में कहीं पर होना चाहिए, तो वो कहाँ पर होना चाहिए? लेस देन 10 सेंटीमीटर।
ओके ओके। नेक्स्ट, ड्रॉ a ray diagram to show the nature, position and relative size of the image formed by a convex mirror when the object is placed at infinite and between infinite and pole of the mirror। तो इस केस के लिए हमारे पास हमने जो फर्स्ट सिचुएशन का रे डायग्राम ड्रॉ किया है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, वो आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और इस केस के लिए जो सेकंड पोजीशन है सेम ही ऑर्डर में दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो नेचर रहेगी, इसकी अगर हम बात करें, नेचर कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है। पोजीशन क्या होगी, ये क्या होगी, नेचर। पोजीशन क्या होगी, किसकी पोजीशन पूछ रहे हैं, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, अभी डिस्कस किया है, राइट। थर्ड सिचुएशन क्या पूछ रहे हैं, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। रिलेटिव साइज मतलब जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। तो कैसे रहता है, इमेज साइज very very less than object size। क्लियर है। सिमिलरली हम किसके लिए आंसर कर सकते हैं, सेकंड केस के लिए हमारे पास जो नेचर रहेगी वो कैसी होगी, अगेन वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। पोजीशन कहाँ पर होगी हमारे पास, जो इमेज है उसकी बिटवीन पोल एंड फोकस। बात करें इमेज साइज की तो वो कैसी होगी, लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। ओके, यहाँ पर हमने बोला था वेरी वेरी लेस देन ऑब्जेक्ट साइज, क्योंकि यहाँ पर हमें एक पॉइंट ही मिल रहा था एज अ इमेज। यहाँ पर हमें कुछ हाइट मिलती है लेकिन वो हाइट जो इमेज की होती है ऑब्जेक्ट साइज से कम रहती है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। हमारे पास एक ऐसा मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, और क्योंकि हम ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस तो लेकिन इन्होंने दिया ही नहीं है, तो ध्यान से देखो, ये इन्होंने पोल दिया हुआ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के एग्जैक्टली मिड में क्या होता है, फोकस। हाँ वो बात और है, इन्होंने क्या लिखा हुआ उसको, आर, बट यही हमारा क्या है, फोकस। तो जो हमारी इमेज है वो इस डिस्टेंस में फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। ये जो रीजन आया है, इस रीजन में कहीं पर हमें इमेज मिल जानी चाहिए। ओके, तो रे डायग्राम फॉर्म कर देते हैं। हमारे पास जो रे आ रही है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमें फोकस से जाती हुई दिखाई देती है। क्लियर है। आगे इन्होंने दूसरी रे जो दी हुई है, आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो कहाँ से पास होती हुई दिखाई देगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हमें पता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या पास होती हुई दिखाई दे रही है तो वो उसी पाथ से वापस जाएगी, मतलब ये इसी पाथ से वापस चली जाएगी, ठीक है। अब ये जो एक्सटेंडेड रेज हैं, इनको जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और उस पॉइंट पर ही हमें क्या मिल जाएगी, इमेज। तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ठीक है। और हम देख सकते हैं जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी छोटी है, बट पॉइंट साइज नहीं है। तो ये हमारे जो रे डायग्राम थे उनके अकॉर्डिंग करेक्ट इमेज बन गई है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बी में क्या दिया हुआ है, मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो नेचर कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट,
पोजीशन कहाँ पर होगी? पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन पोल एंड पॉइंट आर, जो कि हमारा क्या है यहाँ पर इस केस में? फोकस। ठीक है। तीसरा क्या क्वेश्चन पूछा है? साइज ऑफ इमेज, इमेज साइज कैसा है? लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। थर्ड केस में इन्होंने क्या पूछा है? स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखो इस क्वेश्चन को मैं अभी के लिए छोड़ देती हूँ, ये जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम साइन कन्वेंशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके ओके, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए भी रहने देते हैं। ओके, कि क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, वन वर्ड में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी रूल है पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन कर लेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है? स्टडी द डाटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉन्केव मिरर्स ए बी एंड सी एंड द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर्स। हमारे पास यहाँ पर 3 कॉन्केव मिरर है, ए बी एंड सी। ठीक है, तीनों के लिए हमें फोकल लेंथ उन्होंने बता दी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं? इन विच वन ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीनों में से किस केस में ऑब्जेक्ट सॉरी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड होगी? कैसे पता चलेगा? हमारे पास कॉन्केव मिरर दिए हुए हैं, और कॉन्केव मिरर में डिमिनिश इमेज कब कब बनती है? देखो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पॉसिबिलिटीज, क्या क्या है पॉसिबिलिटीज कि हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी? फोर डिमिनिश्ड इमेज, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन होती है। ठीक है, उसमें हमें जो इमेज मिलती है वो होती है पॉइंट साइज। ठीक है, जो हमने टेबल बनाई है मैं वहीं से रिमाइंड करा रही हूँ। जो सेकंड पोजीशन होती है उसमें होती है डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉल साइज होगी बट पॉइंट साइज से बड़ी होगी। फर्स्ट पोजीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है वो कहाँ पर होता है? इंफिनिटी। और सेकंड केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा होता है वो कहाँ होता है? बिटवीन, ये बी डब्ल्यू बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म है। ये हमारे पास इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रखा होगा ऑब्जेक्ट, तब हमें डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। तो ये पूछ रहे हैं कि देखो इन तीनों केसेस में से किस में हमें डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है। ओके, देखो इन दोनों में अगर हम देखें, फोकल लेंथ का तो कोई काम है नहीं, तो इस पार्ट को सोल्व करने के लिए फोकल लेंथ की इंफॉर्मेशन तो यूजलेस है। लेकिन ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो यूजफुल है। तो उसको देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दी हुई है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45, 30, 20, इनफाइनाइट दी है क्या? नहीं, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो डिमिनिश्ड इमेज अगर हमें चाहिए कॉन्केव मिरर में, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि यही आखिरी सिचुएशन है जब हमें स्मॉल साइज की इमेज मिलेगी। अब देखो यहाँ पर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे पता चलेगा? इन्होंने तो नहीं बताया है, ये नहीं बताया, लेकिन फोकल लेंथ तो बताइए। अगर हम फर्स्ट मिरर की बात करें, मिरर ए में फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ एफ, मतलब 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कितनी डिस्टेंस पर है, 40 सेंटीमीटर पर। मिरर बी की अगर हम बात करें, इसमें हमें फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, देखो टेबल वाले क्वेश्चंस ना बहुत आ रहे हैं, ठीक है, और उनको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सोल्व, ठीक है। तो जो प्रोसीजर है, इसको ये मत सोचना कि इतना लंबा प्रोसीजर कौन करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इतना लंबा ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, 30 सेंटीमीटर पर। ये समझ आ रहा है ना, हम आर 30 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, फिर सी कैसे बोल दे रहे 30 सेंटीमीटर पर, क्योंकि जो रेडियस आर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, और ये कहाँ से कहाँ तक मेजर की जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पर है, तो 30 सेंटीमीटर की है, तो हमारे पास जो सेंटर है वो कहाँ पर है, तो हमारे पास जो सेंटर है वो कहाँ पर है, 30 पर। मिरर 3, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एट 60 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर हमें इसमें डिमिनिश्ड इमेज चाहिए मिरर ए के केस में, तो हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ प्लेस करना होगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 40 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, फर्स्ट केस में कहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, 45 पर, मतलब बिटवीन 40 एंड इनफाइनाइट ही प्लेस है। 40 से आगे बढ़ोगे, ज्यादा आगे चले गए तो इनफाइनाइट पर चले जाओगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 45 सेंटीमीटर पर जाओगे, राइट। तो ये वाला केस वेरीफाई कर रहा है सिचुएशन को, क्या कोई दूसरा केस भी कर रहा है क्या। मिरर बी के केस में 30 पर रखा है ऑब्जेक्ट, बट 30 पर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, इस पर तो हमें सेम साइज की इमेज मिलेगी, स्मॉलर साइज की नहीं मिलेगी, तो ये वाला वेरीफाई नहीं करेगा। ऑप्शन सी, मिरर सी, इसमें 20 पर रखा हुआ है, होना कहाँ पर चाहिए था, 60 से ज्यादा पर, 61 सेंटीमीटर, 62, 65, कहाँ पर रखा है, 20 पर, लेस देन 60 पर। तो इस केस में भी हमें डिमिनिश्ड इमेज नहीं मिलेगी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मिरर ए के केस में हमें क्या मिल जाएगा, डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, लिस्ट लिस्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस टू। केस टू मतलब केस ऑफ मिरर बी, इसमें आपको जो इमेज मिलेगी उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बता दीजिए, कोई भी दो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं तो उसमें आप ये बता दो कि वर्चुअल है या रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, जो इमेज साइज है वो छोटा है, बड़ा है या इक्वल है, सेम है, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो अभी हमने देखा कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की। तो अगर हम आंसर बी की बात करें तो बिकॉज ऑब्जेक्ट इज
placed at C, तो जो हमें इमेज साइज मिलेगा वो कैसा होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। साथ में हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, हमारे पास है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हो तो जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, रियल होगी, और रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड शेविंग मिरर्स। तो अभी तक हमने कई बार डिस्कस कर लिया है कि इन दोनों केसेस में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो टाइप पूछा है इन्होंने, कौन सा टाइप हम यूज करेंगे, तो कौन सा टाइप यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। साथ में रीजन भी पूछ रहे हैं, गिव रीजन व्हाई डू दे यूज सच टाइप ऑफ मिरर्स, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज these mirrors provide magnified image of the object। अब इसी में एक क्वेश्चन वो और ऐड कर सकते थे कि जो हमने 3 केसेस दिए हैं, क्या कोई ऐसा केस है जिसमें जो हमें इमेज मिल रही है वो इस सिचुएशन को डिफाइन करे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमें डेंटिस्ट या एज अ सेविंग मिरर कॉनकेव मिरर को यूज करना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। कौन से केस में ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, इस केस में। ठीक है, तो अगर वो पूछ ले गिवन केसेस में से कौन सा केस वेरीफाई करता है इस सिचुएशन को, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इन केस 3 we get this situation, this kind of situation। ओके, फर्दर वो आपको इससे और क्या पूछ सकते हैं कि वो एक रे डायग्राम हमें बना के भी दिखा दो। ठीक है, तो अगर वो ऐसा बोले तो रे डायग्राम आपको वही 6 रे डायग्राम में से एक रे डायग्राम यूज करना है, उसको एज इट इज बना देना है। और इस केस में कौन सा रे डायग्राम आप यूज करोगे, 6 पोजीशन वाला, क्योंकि उसी में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस था, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, देखो आज का जो लेक्चर है ना वो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए और आपके कंफ्यूज होने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम इतना सोचेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इतना कौन सोचता है, जिसको अच्छे से पेपर कंप्लीट करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, और देखो मेन पॉइंट ये रहता है कि जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है आपकी फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम से 2 दिन पहले 2 बार इसको पढ़ लो और सोचो कि वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, कम टाइम लगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं बोला जाता है कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आपकी जो लेंथी प्रोसेस होती है, जो बड़ी थिंकिंग प्रोसेस होती है वो स्मॉल हो जाती है, कम टाइम लेती है। और क्योंकि वो पूरी प्रोसेस आप यूज कर रहे हो तो उसमें जो एरर है वो नहीं आएगी, तो एरर रिड्यूस हो जाएगी या पूरी तरह से मिनिमाइज हो जाएगी, और साथ में टाइम भी कम लगेगा। लेकिन कैसे, अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, समझते हो,
प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो हर वीडियो लेक्चर की तरह इसमें भी बोल रही हूँ, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अदरवाइज जितना भी आपने पढ़ा है वो सब यूजलेस है। क्लियर है? ओके, देन इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मिरर इक्वेशन। ओके, वहां से भी जो भी क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा है यहाँ से वो आपको एमसीक्यू भी दे सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बट अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वहां से जो क्वेश्चन आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कैलकुलेशन रहती है, तो वो लॉन्ग में ही आता है। ओके, so for today, thank you everyone. See you soon.